चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के इस चैप्टर में आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वैसे तो 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर रहता है, क्योंकि आप जितनी भी स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट हैं इस वर्ल्ड में, उनकी सारी डिटेल्स आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। प्लांटे हमारे पास मेनली बेसिकली यहाँ पर 5 किंगडम्स है हमारे पास: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग के जो 3 किंगडम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा एलैबोरेट करके पढ़ते हैं। प्लांटे और एनिमेलिया की डिटेल्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में दी जाती हैं, जो कि 3rd और 4th चैप्टर है आपके 11th क्लास बायोलॉजी के। तो इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन में आज आपका पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास जो आया, मतलब हमारी दुनिया में इतनी सारी स्पीसीज हैं, इधर प्लांट और एनिमल स्पीसीज, हमें कोई ना कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जिस तरीके से हम अपने अपनी स्टडी को ना इजी तरीके से कर पाएँ। इन सेंस, जैसे हमारी क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, तो हमारे पास जो टीचर होता है एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाता है। उस अटेंडेंस रजिस्टर में हर बच्चे का नाम लिखा होता है। हम ये क्यों करते हैं, मतलब जब अटेंडेंस लगा रही होती है टीचर तो वो मार्किंग करती हैं कि शुभम यस प्रेजेंट सर, अभिलाषा यस प्रेजेंट मैम। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारे पास जो टीचर होता है उसके लिए डेटा इजी हो जाता है जब वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में हमारे पास रजिस्टर्स में लिखा हुआ होता है। तो यही चीज़ इस चैप्टर में आपको बताई जा रही है कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एक कोशिश करी जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको क्लासीफाई करने की। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप जो पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास आए थे, जिन्होंने सोचा कि चलो हाँ ट्राई करके देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करने के बाद मतलब हमारी स्टडी इजी हो जाए। उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था क्लासिफिकेशन का, बस उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब बाहरी रूपरेखा को देखकर उन्होंने जितनी भी हमारे पास स्पीसीज प्रेजेंट है उनको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास आए हैं दैट इज एरिस्टोटले। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो एरिस्टोटले, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो बोल दीजिएगा। तो एरिस्टोटल भाई साहब आए, उन्होंने हमारे पास जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट थी उन्होंने बोला देखो भाई, मुझे अपने इर्द गिर्द केवल 2 तरीके की स्पीसीज नजर आ रही हैं, इधर अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज। तो जितनी भी स्पीसीज इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट थी, एरिस्टोटल के अनुसार उन्होंने उनको केवल 2 में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल स्पीसीज। डन। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में उन्होंने फर्दर डिवाइड करा था इनको हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। इतना बेसिक डिटेल तो सबको पता है कि हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं। आप हर्ब्स आप ऐसे समझ के चलिए, बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे जो बिल्कुल जमीन की लेयर से लगकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रास की बात करूँ, घास, तो घास हमारी जमीन की तरह लगकर चलती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट थोड़ी हर्ब्स से ज़्यादा होती है लेकिन जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं उनसे कम होती है, उनको हम श्रब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोज प्लांट की बात करूँ, तुलसी प्लांट की बात करूँ, मतलब डिफरेंट जो पौधे हम घर में लगाते हैं ना सजावट के लिए, उन पौधों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी आई दैट आर टॉल प्लांट्स, जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा जाती है। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई करा था फर्दर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स को भी उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश करी। अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर इसके अलावा भी आपको कई सारे साइंटिस्ट के नाम बताए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 6 साइंटिस्ट का जिक्र कर रही हूँ जो कि एनसीईआरटी में लिबर्ड हैं। और जो डेटा एनसीईआरटी में है मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ज़्यादा बाहर स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं फॉलो करूँगी, क्योंकि एनटीए ने, क्योंकि एनसीईआरटी डिसाइड कर रखी है, तो मैं उसी के सिलेबस तक रिस्ट्रिक्टेड हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी फर्दर 2 में क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर आरबीसीज। आरबीसीज के बेसिस पर इन्होंने करा था इन एनाइमा और एक एनाइमा। इसकी ज़्यादा डिटेल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास तक के लेवल तक और नीट जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ तक आपको बस एरिस्टोटल के बारे में ये पूछा जाएगा कि एनिमल्स को उन्होंने 2 में क्लासिफाई करा था आरबीसीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर, इन एनाइमा एंड एन एनाइमा। यहाँ पर एरिस्टोटल खत्म हुए, उनका कोई जो उन्होंने सिस्टम दिया था वो केवल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर था, तो कोई साइंटिफिक बेसिस उनका नहीं था। लेकिन उसके बाद एक नीड उठी किसी साइंटिफिक बेसिस पर हमें क्लासिफाई करने की। मतलब देखो, कोई भी चीज़ अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना
कि अगर आप अपनी कोई बात रख रहे हो तो उसको कोई सबूत दो, मतलब एक वाजिब वजह होनी चाहिए किसी बात को रखने की। तो यहाँ पर भी हमारे पास एरिस्टोटल के पास उन्होंने जो देखा उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, लेकिन इनके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए उनके पास एक वाजिब वजह थी, दे हैव अ रीजन फॉर देयर क्लासिफिकेशन। तो उनके दिए हुए क्लासिफिकेशंस को हम किंगडम्स में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे कैरलस लीनियस, कैरलस लीनियस के बाद अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल के बाद कोपलैंड, देन आर.एच. व्हिटेकर और लास्ट में हमारे पास कार्ल ऊस। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, प्लीज अपनी एनसीईआरटी खोल कर बैठिएगा। अगर मैं बात करूं कैरलस लीनियस की, तो कैरलस लीनियस बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। जिन लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ लिया है, या मैं इसकी वीडियोस डालूंगी, अभी मेरा पहला लेक्चर यही होने वाला है क्योंकि मैं लिविंग वर्ल्ड बाद में लूंगी। तो जिन लोगों ने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ लिया है वहाँ आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत हिंट होगा। मतलब कोई भी स्पीसीज है तो उसका अगर हम नेम रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को बायोलॉजी में होमो सैपियंस बोलते हैं। होमो इज जीनस एंड सैपियंस इज स्पीसीज। तो हमारे पास होमो सैपियंस जो स्पीसीज पूरा नेम निकल कर आया है, ये बायनोमिकल नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है। बायनोमियल टर्म जो है मतलब दो, और नोमेनक्लेचर इन द सेंस नाम रखने का तरीका। तो हमारे पास कैरलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर रखा था। आप याद कैसे करोगे? देखो मेरे हिसाब से मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से याद करवाती हूँ जो ऑफलाइन में आते हैं। तो कैरलस लीनियस को ना पता नहीं 2 नंबर से बड़ा प्यार था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर 2, जीनस एंड स्पीसीज 2 वाला 2 था, उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर वहां पर भी दिया था। और यहाँ पर भी जब वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था? 2। तो हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन या क्लास में क्वेश्चन टीचर्स ऐसे पूछते हैं कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम हमारे पास क्या था? कैरलस लीनियस। इनका साइंटिफिक बेसिस था कि इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पर इन्होंने जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में वो 2 में क्लासिफाई करा, प्लांट एंड एनिमल। मतलब चलो कोशिश तो करी, बोलते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो नीचे तक आएंगे। इन्होंने स्टार्ट करे, मतलब कुछ करा इन्होंने। तो इन्होंने जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल उनको 2 में क्लासिफाई करा, प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब अगर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन्होंने उसको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया। इसमें फंजाई भी चला गया, इसमें प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स भी चले गए। मतलब जिनके बाहर जना आपको सेल वॉल नजर आ रही है, बैक्टीरिया के बाहर भी उन्हें क्योंकि सेल वॉल नजर आ रही थी तो उन्होंने उसको उठा के किस में रख दिया? प्लांटे के अंदर। और जिन जिन स्पीसीज के बाहर इनको सेल वॉल नजर नहीं आ रही थी उन सबको उठा के उन्होंने किस में रख दिया? एनिमल्स के अंदर। लेकिन इस सिस्टम के ना बहुत ज्यादा मतलब नुकसान थे। नुकसान इन द सेंस इन्होंने एक गलती करी थी, एक नहीं कई सारी। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था, और ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रख दिया था। मतलब कि जैसे हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना वो खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं फंगल कंपोनेंट की बात करूं, हमारे पास फंगाइज जो होती हैं वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ होती हैं, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती। लेकिन जनाब ने प्लांट और फंजाई दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया था, प्लांटे के अंदर। पहली गलती। दूसरी गलती इनकी रखी थी, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी जोड़ दिया था। देखो यूनिसेलुलर अलग है, मल्टीसेलुलर अलग है, इन्होंने सबको मिक्स कर दिया था। मतलब यहाँ पर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर मिक्स करके रखे हुए हैं, यहाँ पर भी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर मिक्स करके रखे हुए हैं, तो इट क्रिएट्स अ ब्लंडर। ठीक। और लास्ट हमारे पास था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो फिर से ये गलती करी थी। हम जानते हैं हमारे पास जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इन्होंने बैक्टीरियाज को ऑन द बेसिस कि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उनको उठाकर प्लांटे के अंदर रख दिया था। तो इन्होंने कोशिश तो करी थी, लेकिन इनका ये सिस्टम ज्यादा दिनों तक प्रसिद्ध नहीं रहा। इनके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए थे वो हमारे पास आए थे अर्नेस्ट हैकेल। जैसे इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल ने जो हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज अ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप बच्चे ना साइंटिस्ट के नेम में भूल जाते हैं कि नहीं यार 2 किंगडम किसने दिया था, 2 किंगडम किसने दिया था, 3 किंगडम कैसे दिया था। तो आपको याद करने का तरीका भी मैं बता रही हूँ। कैरलस लीनियस कैसे याद करवाया मैंने कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया था, और यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया है। इनको 2 नंबर से बड़ा प्यार था, तो वहां पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अर्नेस्ट हैकेल कैसे याद करोगे? जैसे अगर मैं 3 बनाऊं तो 3 देखो ऐसे बनाते हैं, एंड ई भी इन द सेंस हम कुछ ऐसे ही बना रहे हैं
3E मतलब इनका फॉर्मेट जो है लिखने का एक जैसा है। तो हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम हमारे पास क्या था, अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया वो कैरोलस लीनियस के बाद दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाइड था, मतलब कुछ कमियां जो कैरोलस लीनियस में थी उन्होंने सुधारने की कोशिश करी थी। जैसे कि इन्होंने हमारे पास 3 किंगडम्स कौन कौन से बताए, प्लांटे और एनिमेलिया को तो वही रखा, इन्होंने प्रोटिस्टा को अलग कर दिया। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डज प्रोटिस्टा मीन? प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोटिस्टा के अंदर मैं आगे और फर्दर बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर रखे जाते हैं। इन्होंने अच्छी कोशिश करी। इससे पहले हमारे पास कैरोलस लीनियस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग अलग नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने यूनिसेलुलर को अलग रख दिया, मल्टीसेलुलर को अलग। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे सबको उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, और जितने भी बचे हुए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था। अच्छी कोशिश थी, लेकिन अगेन जैसे पिछले में हमने 3 आपको कमियां बताई थी, ना तो वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफाइन कर पा रहे थे कैरोलस लीनियस, ना वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस बता पा रहे थे, और ना वो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में कर पा रहे थे। कौन कौन से थे? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स में डिफरेंस, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस। तो हमारे पास जो अर्नेस्ट हैकेल आए उन्होंने एक बोलते हैं ना माइलस्टोन हिट कर दिया था, एक उन्हें शाबाशी वाली मतलब चीज उन्होंने करी। क्या? उन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन फिर से वो 2 गलतियां कर बैठे, वो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोट से अलग नहीं कर पाए। यही चीज वो ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक से अलग नहीं कर पाए। कहने का मतलब अभी भी अर्नेस्ट हैकेल ने फंजाई को प्लांटे के अंदर ही रखा था, जो बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? फंजाई हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इनका जो सिस्टम फेल हुआ था वो इस रीजन पे हुआ था, मतलब बाकी तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हम लोग जो याद रखेंगे वो मोटा मोटा ना इन 3 के इर्द गिर्द घूमेगा। डन? तो हमारे पास अर्नेस्ट हैकेल, प्लांट्स, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा 3 किंगडम रखे थे। इनके फेलियर का जो सबसे बड़ा वो रहा था कि इन्होंने फंजाई को वापसी किसके अंदर रख दिया था? प्लांटे के अंदर। अब फिर से इनका जब सिस्टम खराब चला गया तो नए साइंटिस्ट ने क्या करा है, बोले नहीं यार सिस्टम की तो जरूरत है, क्योंकि मान लीजिए अगर अटेंडेंस रजिस्टर ना हो क्लास में तो कौन बच्चा आ रहा है कौन बंक मार रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से इनके बाद हमारे पास जो अगले साइंटिस्ट आए कोपलैंड। कोपलैंड ने हमारे पास जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया दैट इज अ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में सच कहूँ इन्होंने बहुत मेहनत करी और अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। बस एक गलती थी जिस गलती की वजह से जनाब चुप गए। क्या? इन्होंने हमारे पास 4 किंगडम्स कौन कौन से दिए थे? प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग कर दिया था, मतलब प्रोटिस्टा को अलग ग्रुप बना दिया था। लेकिन 2 गलतियां जो बची थी कि वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं कर पाए थे और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस नहीं कर पाए थे। इन्होंने काफी हद तक जो डेटा दिया वो बहुत सही था। इन्होंने जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सबको मोनेरास के अंदर रखा और यूकैरियोट्स को यहाँ पर बांट दिया, लेकिन फिर वही गलती, फिर से इन्होंने फंजाई को उठाकर अगेन किसके अंदर घुसेड़ दिया? प्लांटे के अंदर। बस इस एक गलती की वजह से इनका ये सिस्टम भी ढंग से नहीं चला। अगली बार जो नेक्स्ट हमारे पास फाइनल जिस साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास आर.एच. विटेकर, जिनका सिस्टम प्रसिद्ध है काफी और हम जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज के अंदर इनका पूरा जिक्र करा जाता है कि इन्होंने हमारे पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। ये मतलब ना थोड़े ऐसे नहीं होता, क्लास में वो चालाक बच्चा होता है वो सबको निहारता है पहले। जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रही है वो एकदम से हाथ खड़ा नहीं करता, वो सबको पहले निहारेगा। अच्छा ये गया, टीचर बोल रहे नहीं ये वाला आंसर गलत है, तो बोलेगा यार ये वाला आंसर गलत हो गया तो मुझे ये तो देना ही नहीं है। तो ये उस कैटेगरी के रहे होंगे, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उन्होंने ना सबके कैरेक्टर्स देखे कि अच्छा जहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है वो फंजाई के नाम का हो रहा है, मतलब फंगस को कोई जगह दे ही नहीं रहा है और जो दे रहा है उसका सिस्टम गलत हो रहा है। तो जनाब ने सारी मतलब होते ना मुश्किल ही खत्म कर दी। उन्होंने एक नया किंगडम बना दिया जिस किंगडम का नाम उन्होंने क्या रखा? किंगडम फंजाई। किंगडम मोनेरा कोपलैंड जैसा, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट का, प्लांटे एनिमेलिया हमारे पास एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस दे ही रहे थे। तो उन्होंने ना बस कुछ नहीं करा, मतलब करा बहुत कुछ होगा, याद कैसे रखोगे। इन्होंने बोला फंजाई प्रॉब्लम दे रही है ना, लो मैं फंजाई को अलग किंगडम में रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे 3 बेसिक्स थे हमारे पास कौन कौन से कि यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से अलग करना है, कर दिया। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास सारे यूनिसेलुलर थे, बाकी में हमारे पास मल्टीसेलुलर थे।
ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ से अलग करना है, हमारे पास देख लीजिए फंजाई हमारे पास हेटेरोट्रॉफ है, प्लांटे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है। तो मतलब यहाँ जो सीन हो रहा था ना कि नहीं यार यहाँ से गड़बड़ हो रही है, वो सीन भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो तो बहुत पहले हो चुका था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा के अंदर रखा और बाकी बचे यूकैरियोट्स को डिवाइड कर दिया गया था। तो इस तरीके से अभी जो प्रसिद्ध चल रहा है, मतलब इन शॉर्ट अभी हम जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को जो फॉलो कर रहे होते हैं वहाँ हम आर.एच. विटेकर का सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं। बाकी और भी साइंटिस्ट आए हैं लेकिन सिलेबस तक जो रेस्ट्रिक्टेड है दैट इज आर.एच. विटेकर। एक चीज और, यहाँ पर एक सिस्टम और दिया गया था, एनसीईआरटी में उनका नाम शायद लेबल्ड नहीं है, कार्ल वूज। मेरे जो बच्चे आते हैं ऑफलाइन वाले, मैं उनको कैसे याद करवाती हूँ, जैसे क्लास में होता नहीं है एक टॉपर बच्चा, एक तो टॉपर होता है जो जनरली टॉपर होता है, वो अच्छा मतलब सबसे अच्छा बिहेवियर करता है। एक क्लास में एक वो बच्चा होता है जो टॉपर के सेकंड नंबर वाला होता है, ये कैसे टॉपर बन गया। जैसे क्लास में कोई टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, टॉपर बच्चे ने बता दिया, तो होता है ना चापलूसी वाले बच्चे, इसने बताया है तो मुझे भी कुछ बताना ही पड़ेगा। तो वो इस तरीके थे। हमारे पास आर.एच. विटेकर अपना काम करके जा चुके थे, कार्ल उसको लगा नहीं यार सारी प्रसिद्धि इसके नाम तो मैं क्या लूंगा, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, वो तो टीचर की चापलूसी वाले कि ना मैम हमने भी ये काम करा है। तो उन्होंने क्या करा, अपना एक सिस्टम दे डाला, जिस सिस्टम का नाम हमारे पास क्या था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसकी हिंट हमें चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम कार्ल वूज करके याद करवाती हूँ, बच्चों को याद नहीं होता तो भूत से याद कर लेना, कार्ल वूज, छोटे बच्चे बताते नहीं वैसे, ठीक है। तो हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले इन्होंने क्या करा ये समझिए, इन्होंने हमारे पास जितने भी लाइफ थी इस दुनिया में, जितनी भी लाइफ स्पीसीज प्रेजेंट है, उन्होंने इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड करा। अब वो 3 डोमेन्स कौन कौन से थे, इन्होंने हमारे पास यूकैरियोटिक के तो यूकैरिया में रख दिया, और जो हमारे पास बाकी के बचे ऑर्गेनिज्म थे दैट आर प्रोकैरियोट्स, उनको भी फर्दर 2 में क्लासिफाई करा, प्रोकैरिया और एक आर्कीबैक्टीरिया। मतलब इन्होंने क्या करा, हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि 4 किंगडम ऑक्यूपाई करते हैं, कौन कौन से, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, उनको तो एक डोमेन में रखा, डोमेन यूकैरिया। लेकिन जो कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरियाज आ रहे थे उनको 2 में डिवाइड कर दिया, एक हमारे पास प्रोकैरिया और एक दूसरा ग्रुप हमारे पास बनाया बैक्टीरिया का, आर्कीबैक्टीरिया। यहाँ पर आपको आर्कीबैक्टीरिया की ज्यादा डिटेल तो नहीं दूंगी मैं क्योंकि वो डिटेल्स हम सेल वाले चैप्टर में देते हैं, लेकिन हल्का फुल्का हिंट रहता है। क्या आर्कीबैक्टीरिया में भी फर्दर हमारे पास 3 तरह के बैक्टीरियाज आते हैं जिनको हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स या फिर मेथैनोजेंस। देखिए टर्म जो आई है, मेरा फंडा है बायोलॉजी बोलती है तोड़ दो, तो अगर कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है, 90% आपको वर्ड्स बायोलॉजी में ऐसे मिलते हैं जिनको आप शब्दों में तोड़ेंगे ना तो आपको मतलब समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थर्मोएसिडोफिल्स था, बायोलॉजी बोलती है तोड़ दो, तो थर्मो अलग, एसिडो अलग, और फिल्स का मतलब बायोलॉजी में आप सब जानते होंगे, 9th-10th पढ़कर आए हैं, फिल्स का मतलब होता है लव। ये शब्द तो हर किसी को पता रहता है, ठीक है। तो थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब होता है, थर्मो वर्ड आया है टेम्परेचर से, एसिडो वर्ड एसिड से, एंड फिल लव। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो हाई टेम्परेचर रेंज या हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आया हेलोफिल्स। हेलोफिल्स वो रहते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, हेलो को हेलो बड़ा है हेलोजन से, हेलोजन होता है ना आपके पास पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में सबने पढ़ रखा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 जो रहता है उसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ साल्ट फैमिली जो कि साल्ट की फॉर्मेशन करती है। अब आप ये मत कहना साल्ट नहीं सॉल्ट होता है, व्हाटएवर योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आई डोंट माइंड। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हेलोफिल्स रहते हैं, हेलो साल्ट से आया है और हमारे पास फिल्स का मतलब क्या होता है, लव। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई सैलिनिटी वाली कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, उन स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज को हम हेलोफिल्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्शी एरिया, जो दलदले इलाके होते हैं ना, आपने देखा होगा खेती बाड़ी एक सही तरीके की मिट्टी में होती है, दलदली मिट्टी में ना कभी आप कोई पेड़ वेड़ उगा नहीं सकते। वो आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी कि हीरोइन फंस जाती है दलदला इलाका, तो वो नीचे जाती जाती फिर उसे हीरो बाहर निकालता है, खींचता है ना। वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही होती, बस हीरोइन अंदर घूम रही होती है। हेलोफिल्स दलदले इलाके रहते हैं क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर केवल बैक्टीरियाज ही अपना साम्राज्य लगाए होते हैं, कोई और स्पीसीज नहीं। तो हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हाई सैलिनिटी को झेल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है मेथैनोजेंस, सबने पढ़ रखा होगा, मेथैनोजेंस या फिर मेथैनोफिल्स बोल लीजिएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बायोगैस या गोबर गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म की गट में देखने को मिलते हैं। रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल काउ, बफेलोज, इनके गट में रहते हैं
और इनसे जो गोबर बाहर निकल कर आता है, अगर हम उनको जलाते हैं तो वहां से बायोगैस का तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। काफी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन सबने पढ़ रखा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास सारे साइंटिस्ट कवर होते हुए एक बार क्विक रिकैप करा देती हूँ। इस चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है, इत्मीनान से पढ़ना होगा, मतलब आराम से पढ़ना होगा। पहला लेक्चर बहुत सिंपल रहा है मेरा। यहाँ मैंने आपको साइंटिस्ट की हिंट दी है कि किसने कौन सा किंगडम दिया था। सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल आए थे। साइंटिफिक बेसिस नहीं था, लेकिन इन्होंने हाँ एक पहल करी थी। इन्होंने जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट थी उनको दो में बांटा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उनके बाद जो जनाब जिन्होंने एक्चुअल में एक साइंटिफिक बेसिस लिया था, साइंटिफिक हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बोलते हैं इस बात का कोई सबूत, कोई वजह है, कोई वाजिब वजह जिस चीज को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इनके पास थी। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर हमारे पास जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको दो में डिवाइड करा, प्लांटे और एनिमेलिया। इनका सिस्टम नहीं चला था क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोट से, ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक से, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से। इनके पास जो हमारे पास साइंटिस्ट है उनका नाम था हमारे पास अर्नेस्ट हैकेल। देखो कार्लेस लीनियस कैसे याद करना है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। डन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी जिन्होंने ही दिया था और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कार्लेस लीनियस नहीं दिया है। इनके बाद हमारे पास जो रहते हैं वो रहते हैं अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ई, जैसे आप 3 बनाते हैं वैसे मिरर इमेज में ई बना दीजिएगा। तो अर्नेस्ट हैकेल ने हमारे पास कौन सा किंगडम दिया है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने डिवाइड करा है प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। ये भी डिस्कार्ड हो चुका था। नेक्स्ट हमारे पास कोपलैंड, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। बस एक गलती थी, फंगस को जगह नहीं दे पाए इसलिए सिस्टम खराब हो गया था। फाइनल कौन है हमारे पास, आर.एच. व्हिटेकर। इनकी अगर सन दे रखी है, हमें डेट दे रखी है एनसीईआरटी में, इट इज 1969। ठीक है, 1969 में इन्होंने अपना वर्क दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। आज तक यही हम फॉलो कर रहे हैं, यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लास्ट में वही चापलूस बच्चा क्लास का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जनाब कौन, अब देखिए 6 किंगडम किस प्रकार से हैं, 2 तो ये बन गए, 1 2, और यूकैरियोट्स में 4 हमारे पास कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो 4 हमारे पास यूकैरियोटिक किंगडम्स और हमारे पास 2 प्रोकैरिया और एक आर्की बैक्टीरिया वाले। तो इन टोटल इस तरीके से साइंटिस्ट वाला फ्रेम पूरा खत्म होता हुआ। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।